बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे थे। ये उस सिलसिले में तीसरी वीडियो है। अच्छा, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। तो अभी इससे पहले हमने पेस और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस वो ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन अभी हम लार्ज मॉलिक्यूल डिस्कस करें कि लार्ज मटेरियल जो है तो सेल के अंदर या बाहर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो उसके लिए दो किस्म के तरीक़ेकार मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं। को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, दूसरे को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई लार्ज मटेरियल जो है तो वो सेल के बाहर जाए तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई लार्ज मटेरियल फूड हो या कोई सेल हो, इवन बैक्टीरिया वगैरह को भी अगर इनगल्फ किया जाए तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस जो है तो मेनली प्रोटीन और वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना हो तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होती है, या वेस्ट को अगर सेल के बाहर भेजना हो तो वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होती है। एक्सोसाइटोसिस का जो बेसिक मैकेनिज़्म है तो वो कुछ इस तरह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन जाते हैं और फिर गोल्गी बॉडीज़ में शिफ्ट किए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं तो सेक्रेटरी वेसिकल में इसको स्टोर कर देते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल में स्टोर करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रिलीज़ किए जाते हैं, मूव किए जाते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होकर ये अपने जो कंटेंट है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस का मेन फ्रेम वर्क है। और एंडोसाइटोसिस जो है कोई भी चीज़ बाहर से आ जाए तो सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होकर एक वेसिकल बना देती है, और वही वेसिकल जो है फिर सेल के अंदर आ जाता है, सेल में लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है और इसी तरह लाइसोसोम इसको फर्दर प्रोसेस करता है। अच्छा, एग्जांपल क्या है एक्सोसाइटोसिस की। पेप्टाइड हार्मोन्स है, मिल्क प्रोटीन है, म्यूकस है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और प्लांट में सेलुलोज है जो कि सेल वॉल के बनाने के लिए एक्सोसाइटोस किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सोसाइटोस किए जाते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस जब कोई सेल बाहर से किसी चीज़ को अंदर की तरफ ले लें, तो जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की दो एग्जांपल हैं। अगर कोई सेल के अंदर कोई लार्ज फॉर्म में कोई लिक्विड आ जाए या लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो इसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ सेल के अंदर आ जाए वैक्यूल बना के तो उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस जो है तो इसे हम बल्क फेज इनगल्फ एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड इनटेक इसमें होती है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग पी कहते हैं। अच्छा, नो रिसेप्टर बाइंडिंग। पिनोसाइटोसिस में कोई रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होता, कोई रिसेप्टर के साथ लिक्विड अटैच नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर अंदर की तरफ आ सकता है। अच्छा, कोई रिसेप्टर बाइंडिंग इसमें नहीं होती है। सब्सटेंस जो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आ जाते हैं और बल्ज इनवर्ड अंदर की तरफ जो है वो क्या कर जाते हैं, डिप्रेशन क्रिएट कर जाते हैं, और डिप्रेशन बनाने के बाद वो वेसिकल बना देते हैं, और वो वेसिकल जो है वो मतलब जो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ हो जाते हैं अंदर की तरफ और वेसिकल बन जाता है। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन जो है जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम क्लेथरिन कहते हैं। क्लेथरिन हम इसे कहते हैं। फेगोसाइटोसिस जो है तो ये रिसेप्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। कैरी ओनली प्रोटीन, ये इसके थ्रू एंडोसाइटोसिस इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को कैरी किया जाता है। और मालिक्यूल कैरीड बाय प्रोटीन, मतलब जो चीज़ फेगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर की तरफ जाती है या तो वो खुद प्रोटीन होगा, या अगर किसी चीज़ को प्रोटीन ले आए, यानी फार्ज में अगर कार्बोहाइड्रेट कोई का मटेरियल या कोई मिक्सअप मटेरियल हो लेकिन उसके साथ प्रोटीन अटैच हो तो उसको भी ये अंदर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन प्रोटीन का अटैच होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पेप्टाइड हार्मोन, एंटीबॉडीज़, ब्लड प्रोटीन, रिसेप्टर नंबर। अच्छा, इस टाइप के लिए मतलब फेगोसाइटोसिस के लिए रिसेप्टर का ज़्यादा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल LDL के लिए जो रिसेप्टर है सेल पे वो 20,000 तक हो सकते हैं। तो फेगोसाइटोसिस के लिए रिसेप्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस को शो किया गया है। जो सिक्रेटरी वेसिकल है उसमें प्रोटीन होंगे या वेस्ट होगा तो वो यहाँ पे आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और पोर्स क्रिएट होने के बाद सारा वेस्ट जो है ठीक है तो बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है, जबकि जो वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है।
अच्छा, दूसरा जो है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस, जिसे हम पेनोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो पेनोसाइटोसिस में यहाँ पे लिक्विड मटेरियल जो है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स डाल लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाती है। डिप्रेशन के बाद यहाँ पे पिंचिंग ऑफ हो जाती है, और पिंचिंग ऑफ के बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वेसिकल बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोई रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से ये रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं है। जबकि फेगोसाइटोसिस जो है तो इस जिसे हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन का होना ज़रूरी है, और इंटीग्रल प्रोटीन को फॉलो करके ही ये अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड पार्टिकल यानी प्रोटीन पार्टिकल या वो चीज़ें जिसको प्रोटीन लेके आए, जिसके साथ प्रोटीन का पार्ट ज़रूर अटैच हो, वो आके यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे अंदर की तरफ डिप्रेशन क्रिएट कर जाता है, सारे सॉलिड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है, जैसे यहाँ पे डिप्रेशन जो है, पिंचिंग ऑफ, वो अंदर की तरफ क्रिएट हो जाते हैं। सारे मटेरियल्स को यहाँ पे अंदर की तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये वेसिकल बना देता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसके साथ कंबाइन होते हैं, इस वजह से इसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इन प्रोटीन के एब्सेंटीज में ये एंडोसाइटोसिस नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है तो वाइंड अप होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।